प्रदीप, पढ़ोड़े को मन करता कि ना है? पढ़ाई ना हुई तो होई कथी ना, पढ़ोड़े के का जरूरत बाटे। टिकटॉक बैन नहीं हो गया है भारत में? भारत में टिकटॉक कहाँ चलता है? नहीं, भारत में टिकटॉक बैन हो गया, आज ही से बैन है। हाँ, इंस्टाग्राम आप नहीं चलाती हैं? देखिए, ये सब न्यूज थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए कि तुर्की ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या कर दिया है, सोशल मीडिया प्रतिबंध कर दिया है। तुर्की, तुर्की जानते हो? तुर्की ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ठीक है, सोशल मीडिया में क्या क्या आता है? व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब चीज़ों को देख सकते हो। थ्रेड्स हो गया, टिकटॉक हो गया, मैसेंजर, टेलीग्राम, ये सारे सारे की चीज़ें क्या कर दिया, तुर्की ने बैन कर दिया। वैसे बहुत कंट्री ने बैन किया है, तो वो सब लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखो कि आने वाले एग्जाम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले देखिए, 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया बैन किया है उसमें से डेनमार्क है। डेनमार्क ने क्या कर दिया है, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। फिर उसके बाद अभी देख रहे हो तुर्की है, ये भी इसने बैन कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हो ग्रीस हो गया, ग्रीस ने क्या किया है, 15 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चे लोगों को क्या कर दिया, बैन कर दिया है। फिर फ्रांस हो गया, फिर उसके बाद नॉर्वे हो गया। तो ये सब देखो, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। या 3 ऑप्शन इसमें से देगा, पूछिएगा कि कौन है जो बैन नहीं किया है, तो नाम याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो वो सब जो कंट्री थे 15 वर्ष से कम उम्र के लिए, ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या कर दिया, इन्होंने बैन कर दिया। तो ये लिस्ट है, थोड़ा याद रखना है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया भी हो गया, ये भी बैन किया था। फिर उसके बाद आपको स्पेन हो गया, इंडोनेशिया मलेशिया दोनों है, स्पेन हो गया। ठीक है, ये प्रतिबंधित अक्सर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक जैसे मंचों पर लागू होता है, मतलब जो सोशल मीडिया है उसके लिए लागू होता है। तो याद रखिएगा, आराम से पूरे कंट्री का तो नाम पहले याद कर रख लीजिएगा, जरूरी है। ये सब एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन। विख्यात अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। विख्यात अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिक्स थे, इनका नाम है अशोक लाहिड़ी और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। एक होते हैं अध्यक्ष होता है, एक होता है क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि नीति आयोग के बारे में आप लोग डिटेल जानकारी रखिए, और जितना बताता हूं उतना तो कम से कम क्या करिए, जानकारी रखिए। ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखोगे, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो अभी के टाइम में सीईओ कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है, तो BR सुब्रमण्यम है। ठीक है, बीबीआर सुब्रमण्यम है। अभी के टाइम में कौन है, BBR सुब्रमण्यम। एडीओ से इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था, नीति आयोग से। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट को याद रखा करिए, ये सब में से कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अभी के टाइम में उपाध्यक्ष कौन है भाई, अशोक लाहिड़ी। ये चेंजेस हुआ, BBR सुब्रमण्यम तो पहले से ही थे। ओ हीरो मोबाइल ना मन करेगा, बताओ तो अभी के उपाध्यक्ष कौन है, मारेंगे पड़ा कर देना। नहीं दिख रहा है, अशोक लाहिड़ी से बता रहे हैं, साफ सुथरे का नाम नहीं है तुम लोगों को, बेवकूफ करेंगे। नहीं पढ़ना है तो बंद कर देते हैं, दूसरा कुछ पढ़ाते हैं। अमेरिका ने भारत से आईटी सोलर सेल और पैनल पर भारी एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। भारी एंटी डंपिंग शुल्क मतलब सोलर से रिलेटेड जो भी सामान जाएगा ना भारत से अमेरिका में, उस पे अमेरिका ने क्या कर दिया है, एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। भारी एंटी डंपिंग मतलब 123% एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। एंटी डंपिंग शुल्क मतलब क्या होता है, एंटी डंपिंग होता क्या है, कुछ साल पहले भारत ने चाइना के बहुत सारे 5 ऐसे प्रोडक्ट थे ना, चाइना के 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे भारत ने क्या किया था, एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था। एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है,
डंपिंग का मतलब होता है कोई भी चीज को क्या करना, डंप कर देना, मतलब कचरा का जैसे क्या करना, डंप कर देना। तो उसके बदले में क्या करते हैं, देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि इंडिया की परफेक्ट और चाइना का परफेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो कि चाइना का कोई भी सामान आता है ना, तो उस पे सामान पे दाम लिखा रहेगा 100 रुपया, तो मिलेगा इंडिया में कितना रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया, इतना में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? चाइनीज सामान आता है का है, तो चाइना करता क्या है कि चाइना मास लेवल पर बनाता है, प्रोडक्शन क्या करता है, मास लेवल पर। जैसे वो अपने कंट्री में बेचने के लिए मास लेवल बहुत ज्यादा आइटम क्या करेगा, बना लेगा। जैसे मान लो कि उसको जरूरत है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, चाइना में बिकने के लिए चाहिए 30 को मोबाइल फोन, उसने बना दिया 100 को मोबाइल फोन। 30 में से 30 को 40 को क्या करेगा, हाई लेवल पे जो प्राइस है ना, 100 रुपये लिखा है ना, उतना में बेचेगा। अब उतना में बेचेगा तो जो भी इसका लागत है ना, लागत और फायदा 30 को बेच के लागत और फायदा क्या करता है, कमा लेता है। बाकी उसके पास बच गया 60 को 70 को क्या बच जाता है, बच जाता है। उसको कितना में बेचेगा तो उसका क्या है, फायदा ही है ना। हो कमाने के लिए 40 में कमा लिया, अब बच गया 60 को, तो उसका जो उतना में बेचेगा उतना में क्या है, फायदा ही है। तो अपने देश में क्या करेगा, वो कम दाम में नहीं बेच के क्या करेगा, भारत में ले आके क्या करेगा, वो बेचेगा। भारत में लाके 20 रुपये में, 30 रुपये में बेचना शुरू कर देगा। बेचना शुरू कर दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं डंप कर देना। अब देखेगा भारत की भाई ये क्या कर रहा है, भाई 100 रुपये का सामान 20 रुपये में बेच रहा है, और वही इंडिया में कोई कंपनी है सामान बना रही है तो उसको 100 रुपये में बेचना है, लेकिन वही क्वालिटी का वही सामान ले आके चाइना 20 रुपये में बेचेगा तो इंडियन सामान बिकेगा, इंडियन सामान नहीं बिकेगा। तो बिकेगा कौन सामान, चाइनीज सामान। तो चाइनीज सामान बिकेगा, इंडियन सामान नहीं बिकेगा, तो इंडिया का सामान नहीं बिकेगा, तो जो प्रोडक्शन होगा वो माल खत्म नहीं होगा, तो जो कंपनी बनाएगी तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस सब को बचाने के लिए क्या करेगा इंडिया, जब वो 20 रुपये का सामान लाएगा ना, तो इस पे 80 रुपये का क्या करेगा, एंटी डंपिंग शुल्क लगा देगा। बोलेगा कि लो अब 80 रुपया 20 रुपये का तू लेके दो, 80 रुपये हम लेके क्या करेंगे, लगा देंगे। तो फिर से वो दाम कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो इंडिया का प्रोडक्शन और चाइना का प्रोडक्शन का दोनों का काम बराबर हो जाएगा, या उसने लगा देगा कि चाइना का दाम ज्यादा हो जाएगा, तो इंडियन सामान क्या करने लगा, ज्यादा बिकने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोडक्शन पे शुल्क जो लगाता है, मतलब सस्ते सामान बेचने के तौर पर क्या करता है, शुल्क लगा देता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डंपिंग कहते हैं, एंटी डंपिंग शुल्क कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हेलो, समझ में आ गया हो? तो एंटी डंपिंग शुल्क समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्लियर? ठीक है, तो अमेरिका ने क्या कर दिया है, जो सोलर रिलेटेड पैनल हो गया ना ये सब, उसके ऊपर कितना परसेंट का एंटी डंपिंग शुल्क लगा है, 123%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 800 से ज्यादा चौका लगा दिया विराट कोहली ने। तो देख लीजिएगा नाम, ये भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में हासिल की है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, 100 छक्के भी जड़े और एक ही टीम के लिए 300 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो जहां पे आएगी बात विराट कोहली की, तो वहां पे बात आ जाएगा रोहित शर्मा की भी बात आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे विराट कोहली का देख लीजिए, टोटल मैचेस विराट कोहली ने कितना खेला है, 274 मैच खेला, 807 चौके मारा है, और 303 कितने छक्के, और टोटल सीमाएं, सीमाएं मतलब क्या होता है, बाउंड्री। कितना बाउंड्री टोटल मारा इन्होंने, 1110 बाउंड्री मारा है। फिर ये खेलता कहाँ से, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी से खेलते हैं। फिर उसके बाद रोहित शर्मा सेकंड नंबर पे 276 मैचेस खेला इन्होंने, 653 चौके मारे, 310 छक्का और 963 टोटल। और ये खेले कहाँ से भाई, डेक्कन चार्जर्स और मुंबई में। पहले डेक्कन चार्जर्स खेलते थे, ठीक है, डेक्कन चार्जर, अब ये मुंबई से खेलते हैं। फिर उसके बाद शिखर धवन है, डेविड वार्नर है, उसके बाद क्रिस गेल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बन जाए तो कोई बड़ा चीज नहीं है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026, देखो पंचायती दिवस 24 अप्रैल को, हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहली बात। पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिहार के एग्जाम में भर भर के आते हैं। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन आया था कि पंचायत में जनजाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा अनुच्छेद है,
इतना ही पूछा था। तो मैं आप लोग को बताया था, पढ़ाया था 243 डी से। डी मतलब क्या होता है? दलित होता है, बताया था ना। असेंबली मतलब सभा बनाया था, एकदम यही क्वेश्चन आया था, एडीओ में क्वेश्चन आया था। और एडीओ का जो पेपर था समझ लेगा यूपीएससी लेवल का पेपर था, ऐसा क्वेश्चन था। और मेरा पढ़ाया हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10 दिन क्वेश्चन हुआ, पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा सब। तो 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको क्या गया था? जोड़ा गया था। और कौन से अनुसूची में आता है ये? 11वीं अनुसूची में। कौन से 11वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। याद रखिए, कम से कम आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और इस साल का विषय जो था कौन सा था? सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास, आप लोग याद रखिएगा। ये सब पॉइंट आप लोग को भूलने वाला नहीं है, मतलब पढ़ते रहा करो, ठीक है। देखो, उपेंद्र द्विवेदी यूएससी आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो मतलब ऐसे जो वर्ल्ड लेवल पे शांति के लिए मतलब काम करते हैं ना, जो भी आर्मी वगैरह में होते हैं, उनको यूएसए के हॉल ऑफ फेम में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो ये अभी उपेंद्र द्विवेदी जो थे ना, इनको क्या कर दिया गया? हॉल ऑफ फेम में अमेरिका में शामिल किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग। फिर देख लो, ये उपेंद्र द्विवेदी है ये। उसके बाद देखो, उपग्रह अध्ययन, उपग्रह अध्ययन अनुसार मुंबई और सिकंदराबाद के लैंडफील्ड वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के शीर्ष 25 क्षेत्रों में शामिल है, ठीक है। तो ध्यान रखें, मतलब ऐसा निकाला जाता है आंकड़ा कि कौन से ऐसे मतलब क्षेत्र है या जगह है, कौन से ऐसे सिटी है जहां पे लैंडफिल ज्यादा होता है, लैंडफिल ज्यादा होता है और वहां पे मीथेन गैस का उत्सर्जन ज्यादा होता है। मीथेन गैस का उत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा कचरा से ही होता है। लैंडफिल मतलब होता है जहां पे ज्यादा कचरा का उत्सर्जन होता है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में कचरा का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कहाँ होता है? तो ये होता है कहाँ पे? मुंबई और कहाँ पे? सिकंदराबाद में। जैसे मीथेन गैस, तो ज्यादा कचरा होगा तो मीथेन गैस भी निकलेगा। मीथेन गैस कैसे निकल? बायोगैस से, जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे निकलता है, ठीक है। जो CH4 जो मीथेन गैस है, तो क्या होता है? ये ओजोन मंडल को क्या करता है? इफेक्ट, ओजोन गैस है ये, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरो गैस हो गया, ये क्या है? ये क्या ओजोन गैस है ये। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन गैस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता भी है। हाल ही में उपग्रह आधारित वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि सिकंदराबाद और मुंबई के लैंडफिल स्थल, लैंडफिल का मतलब याद रखिएगा जहां पे कचरा ज्यादा उत्सर्जित होता है, मतलब मुंबई में सिकंदराबाद में कचरा का उत्सर्जन ज्यादा होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। 2025 में विश्व के शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जक अपशिष्ट स्थलों में शामिल होंगे। इस निष्कर्ष ने भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन में उनका योगदान को लेकर बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं को क्या कर दिया है? उजागर कर दिया है कि मतलब जो भी कचरा निकल रहा है तो उसको सही ढंग से वहां पे नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। यह विश्लेषण हजारों मीथेन उत्सर्जन और अवलोकनों पर आधारित है और यह लक्षित जलवायु कार्रवाई के लिए लैंडफिल और सुधारों की ताकत का आवश्यकता पर भी बल देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लैंडफिल का मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंडफिल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। लैंडफिल का मतलब, लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन खतरनाक क्यों है? क्यों खतरनाक है? पर्यावरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोग ध्यान रखा करिए। मीथेन सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस है ये? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस उसको कहा जाता है जो ओजोन परत को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ओजोन परत क्या करता है? वो ओजोन परत करता क्या है? क्या चीज? हाँ, यूवी अल्ट्रावायलेट किरण जो आता है ना, जो सूर्य से आता है, जो हमारे बॉडी के ऊपर अगर पड़े ना तो बॉडी के ऊपर घाव हो सकता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे बोला जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रे को रोकने के लिए कौन रोकता है? ये ओजोन परत रोकता है। तो ओजोन परत को छाया मतलब खत्म करने का काम कौन करता है? ये मीथेन गैस करता है, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो गैस करता है। से एक है जो वैश्विक तापमान वृद्धि। अब देखो, अल्ट्रावायलेट किरण आएगा, वहां पे ओजोन परत नहीं रोक पाएगा, पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। का मुख्य कारण है यह कार्बन डाइऑक्साइड से 20 वर्षों में होने वाली नुकसान की तुलना में लगभग 86 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब 20 वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड जितना क्षति करेगा ना, उससे 86 गुना ये ज्यादा मतलब इफेक्ट करेगा। यह लगभग 12 वर्षों तक वायुमंडल में बना रहता है। 12 वर्ष तक ये वायुमंडल में बना रहता है CH4।
लेकिन इसका अल्पकालिक प्रभाव अधिक मजबूत होता है, जो अधिक खतरनाक प्रतीत होता है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि के लगभग 30% के लिए कौन सा जिम्मेदार है? ये मीथेन गैस ही जिम्मेदार है। हेलो, नमस्कार। हाँ हाँ, अच्छा तो बतिया बानी, क्लास में फोन करते नहीं, क्लास लेते नहीं। ठीक बा, उत्सर्जन का पैमाना समस्या कितनी गंभीर है ये देख लीजिए। अध्ययन में पाया गया है कि शीर्ष लैंडफिल स्थल प्रति घंटे 3.6 से 7.5 टन मीथेन गैस उत्पन्न कर दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब डेटा जो है ना एग्जाम इसी से क्वेश्चन आता है। जो अर्थ को ज्यादा प्रॉब्लम दे, पृथ्वी को ज्यादा प्रॉब्लम दे, पर्यावरण सबसे रिलेटेड जरूरी चीज है, जो ज्यादा खतरनाक होगा उस पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सब पूरा देख लेना। इसी से पहले गाजीपुर लैंडफिल को मिथेन का सुपर एमिटर के रूप में, गाजीपुर समझते हो ना, कहाँ पे गाजीपुर? यूपी में है रे बकवा साहब। भारत ने मालदीव के आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 30 अरब रुपए के मुद्रा विनिमय की मंजूरी दी है। 30 अरब मतलब 30 बिलियन, ठीक है ना, 30 बिलियन, 30 बिलियन का क्या है विनियम, अरब विनियम, मुद्रा विनियम। मुद्रा विनियम का मतलब ये होता है कि 30 अरब रुपया क्या करेगा भारत, पैसा दे देगा किसको? मालदीव को। मालदीव का राजधानी कहाँ है? माले। क्या है? माले। वो देखोगे तो भारत के नीचे में छोटा छोटा टापू है, वही हमारा मालदीव है। ठीक है, हमारा नहीं है पर मालदीव है। ठीक है, तो मालदीव 30 मिलियन मुद्रा विनिमय का मतलब है 30 बिलियन क्या करेगा, पैसा दे देगा, और उसके बदले में सरकार भारत क्या करेगा, कुछ और जो मैंने पैसा का पैसा नहीं लेगा, उसके बदले में कुछ और चीज धीरे धीरे क्या करेगा, लेगा। ठीक है, तो भारत ने सार्क संगठन के अंतर्गत मालदीव के 30 अरब रुपए के मुद्रा अदला बदली सुविधा को मंजूरी दे दी है। इस अदला बदली से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ है, और यह कदम ऐसे नाजुक समय में उठाया गया है जब वैश्विक अनिश्चितताएं और क्षेत्रीय दबाव छोटे देशों के की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पैसा याद रखिएगा, बोल देगा कि हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ कितना रुपये का मुद्रा विनिमय किया है, तो 30 बिलियन का। या बोल देगा भारत ने अभी हाल ही में 30 बिलियन का मुद्रा विनिमय किया, कौन से देश के साथ? मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब पॉइंट थोड़ा सा सुपर पॉइंट रहता है, ध्यान रखना।